आधुनिक काल पूर्व पीठिका हमारा सिलेबस से आधुनिक काल यहां से शुरू होता है। इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना, बल्कि इतना ही है कि आधुनिक शब्द है उसके अर्थ में आपको ये ध्यान रखना है कि दो दे रखे हैं आपके, आपने निकाल लिए क्या नोट्स? हाँ, नोट्स निकाल लो और उसमें आप अंडरलाइन है वो करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। मैं आपको कुछ बातें वो बताऊंगा। तो यहां आपको कुछ भी नहीं है, बस ये लौकिक दृष्टिकोण। ये देखो, भक्ति काल में, रीति काल में, ये सिर्फ भक्ति काल में विशेष रूप से पारलौकिक दृष्टिकोण था, परलोक की बात की इन्होंने, इस लोक की बात नहीं की। तो ये परिस्थितियां हैं आधुनिक काल की, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मध्य काल से भिन्नता है और यह लौकिक दृष्टिकोण है, नया दृष्टिकोण है, उसका आविर्भाव हुआ। दूसरा काम आपको जो ध्यान में रखना है वो देखो, नीचे नीचे लिखा है ब्रजभाषा से मोह भंग, यानी ब्रजभाषा गई, बस ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी साहित्य में प्रयुक्त होने लगी। आधुनिक काल प्रारंभ में से ही प्रश्न आ सकता है, पेपर कोई बहुत ज्यादा हार्ड आने की ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं लगती है, और पेपर है वो बिल्कुल उसी प्रकार का आएगा जो पहले आता रहा है। तो इसमें आप देखो, ये 4 सन है वो आपको याद रखनी है, 1843, 1850, 1868 और 1857। तो ये 43 है वो शुक्ल ने इसका काल मान ही लिया कि ये 1843 ईस्वी से 1900 विक्रम संवत से इसका प्रारंभ माना जाता है। भारतेंदु का जन्म वर्ष है 1850, इसलिए 1857 है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण, 1868 है वो भारतेंदु द्वारा कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित होने के कारण। तो ये तो हो गया। फिर है इसमें देखो, आधुनिक काल का नामकरण है, उसमें आप 4 नाम ध्यान में रखें, लेकिन शुक्ल को याद रख लें, बस गद्य काल कहा है शुक्ल ने। वर्तमान काल है वो मिश्र बंधुओं ने कहा, ये हम आदिकाल में पढ़ के आगे। राष्ट्रीय जागरण काल है वो हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा, और साहित्य काल है वो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। साहित्य काल कमल कुलश्रेष्ठ, बस ये काल वाला भी पूरा हो गया। अब आधुनिक काल का उपविभाजन है, उसमें रामचंद्र शुक्ल में आप फंस के रह सकते हो। यहां 2 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने खंडों में विभाजित किया। तो खंड आए तब तो आपको 2 ही करने हैं, गद्य खंड और काव्य खंड, ठीक है। उसके बाद में अगर ये गद्य खंड आए तो उसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है कि इसमें 3 उत्थान है, 3 उत्थान इन्होंने माने, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है गद्य खंड में। और पद्य खंड है उसमें आपको एक खास ध्यान रखनी है, वही 3 उत्थान। इसमें 2 धाराएं हैं, पुरानी धारा और नई धारा। तो नई धारा के 3 उत्थान आपको याद रखने, 2 खंड और 3 उत्थान, इतने से ही काम चल जाएगा। तो ये देखो, प्रथम उत्थान है वो भारतेंदु, द्वितीय उत्थान है वो द्विवेदी युग, और तृतीय उत्थान है उसको मोस्टली इन्होंने छायावाद कहा। बस शुक्ल का विभाजन कभी कभार ही पूछते हैं, नहीं पूछेंगे, मतलब नहीं पूछेंगे का मतलब है कि मेरी दृष्टि में ये ऐसा लग रहा है कि शायद उपविभाजन है वो डॉक्टर नगेंद्र का ही पूछेंगे, और वो हमारा तैयार है कि डॉक्टर नगेंद्र ने 1857 से 1900 ईस्वी तक ये भारतेंदु काल को माना। भारतेंदु काल को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल, ये 1918 से 1938। छायावाद को, छायावाद ये 18 से 38 तक, और छायावादोत्तर है वो 38 के बाद में। प्रगति काल को आपको ध्यान रखना है 38 से 43, प्रयोग है वो 43 से 53, और बाद में नवलेखन काल है। तो आप इसका याद रखें, एक बच्चन सिंह का याद रखें, बच्चन सिंह का भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप बच्चन सिंह है, उन्होंने पुनर्जागरण काल ही कहा है 1857 से 1900। फिर इनकी जो ये पूर्व स्वच्छंदता काल, ये 1900 से 1920। स्वच्छंदता काल ये 1920 से 1940 से स्वच्छंदता काल छायावाद को कहा। और फिर है स्वच्छंद के बाद में उत्तर स्वच्छंदता काल। तो ये आप ध्यान रख लोगे, ये काल विभाजन इसका पूरा हो गया। प्रवृत्तियां हैं उनमें कोई खास नहीं है, ये आप पढ़ते रहते हो। मेरा उद्देश्य आपको बहुत सारी जो रचनाएं हैं, और रचनाओं में आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। जैसे राष्ट्रीयता की भावना है, सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति है, भक्ति भावना में कृष्ण भक्ति की ओर अधिक रहे। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना, लेकिन शुद्ध राष्ट्रीयता नहीं थी, राजभक्ति का समन्वय था।
शुद्ध राष्ट्रीयता है वो किसमें है, द्विवेदी युग में। बस ये दोनों में अंतर है। और फिर देखो भारत दूरदशा है, उसकी बात इन्होंने की है। भक्ति भावना में क्योंकि भारतेंदु स्वयं में वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, पुष्टि मार्गीय थे, इसलिए राम काव्य की तुलना में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना अधिक हुई। कोई भी जैसे भारतेंदु काल के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी और कुछ नहीं है, हास्य व्यंग्य निरूपण है और समस्या पूर्ति है, बस इतनी विशेषता याद रखनी है। समस्या निरूपण है वो भी, समस्या पूर्ति है वो भी इस काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। कला पक्ष में और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग नया प्रयोग था और पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग लगभग होता रहा, लेकिन कुछ पद्य वो खड़ी बोली में भी लिखा गया। दोनों प्रकार के काव्य, प्रबंधात्मक और मुक्तात्मक, लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए तो मुक्त काव्य की प्रधानता अधिक रही। तो ये आप कमेंट भी करें कमेंट भी करें आप कि आपको ये समझ में आ रहा है क्या, या स्पीड थोड़ी कम करें या और कुछ करें। कुछ हम कमेंट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी तो इसमें देखिए आप ये चीजें हैं वो ध्यान में रख लोगे कि मुक्त काव्य की प्रधानता है। फिर देखो छंद अलंकार, ये ऐसा कुछ नहीं याद रखना आपको। अन्य विशेषताएं वो समन्वय की भावना है, प्राचीन नवीन आदर्श यथार्थ अतीत वर्तमान पारंपरिक व नवीन काव्य शैली, गद्य और पद्य सबका समन्वय है, ठीक है। फिर एक इसमें काव्य अनुवाद की प्रवृत्ति है वो चल पड़ी थी, काव्य अनुवाद शुरू हो गया था इस काल में, और श्रीधर पाठक हैं वो प्रमुख रूप से अनुवादक रहे, जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर ये अगर आ जाए कि भारतेंदु युग का मूल स्वर क्या था, तो मूल स्वर वो नवजागरण व राष्ट्रीयता है। मूल स्वर नवजागरण व राष्ट्रीयता, ठीक है। और रीतिकाल में जो काव्य दरबारी काव्य बन गया था, भारतेंदु ने उसको जन काव्य बना दिया, आम आदमी का काव्य बना दिया था, इसलिए इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अब इसके बाद में देखो भारतेंदु के बारे में, ये विशिष्ट जो कवि और लेखक हैं उनमें भारतेंदु है। तो भारतेंदु है, इनका जीवन काल याद रखोगे 1850 से 1885 ईस्वी, बनारस के थे ही। और इनके पिता गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास, जिनका नहुस नाटक है 1857 में, कई जगह 1859 मिलता है। ये ब्रज भाषा के कवि थे, ये नाटक भी ब्रज भाषा में ही है। भारतेंदु ने इसको ही प्रथम नाटक माना, नहुस को, बस बाकी और कोई वो नहीं है। बल्कि इसमें इनका उपनाम याद रखना है, रस्सा। भारतेंदु मानी इंदु मानी चंद्रमा, चंद्रमा है ना, वो चाहे रस्सा लगा देने तो भी वो रुकेगा नहीं, तो रस्सा इनका जो है वो नाम है। और इनको भारतेंदु की उपाधि है वो तत्कालीन साहित्यकारों ने दी। कुछ ये बताते हैं कि काशी के पंडित रघुनाथ ने दी, तो ये ध्यान में रखना है। और इन्हें हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। ये चीजें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। 3 स्थापनाएं इन्होंने की। एक तो कई बार तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, तदीय समाज की स्थापना किसने की, तो तदीय समाज है वो ईश्वर भक्ति यानी वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ 1873 में भारतेंदु ने इसकी स्थापना की थी, तदीय समाज की। दूसरा देखो कविता वर्धिनी सभा, कविता वर्धिनी सभा नाम है, आगे बाबू तोताराम है वो अलग प्रकार से आएंगे, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना भी 1870 में की। और एक पैनी रीडिंग क्लब, इसकी स्थापना भी 1873 में। ये 3 स्थापनाएं हैं। और फिर ये देखिए आप, इनका हिंदी प्रदीप में जो छपा था वो निज भाषा अहे सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति पूछेंगे। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही को सूल, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं, तो भारतेंदु की हैं। और ये 1877 में बलिया में जो इन्होंने व्याख्यान दिया था उससे उद्धृत है, बलिया में दिया था वो। भारतेंदु ने अपनी कालचक्र पुस्तक है उसमें लिखा था, हिंदी नई चाल में डली। ये कालचक्र है वो इनका निबंध संग्रह भी है और निबंध भी कहा जाता है। हिंदी नई चाल में डली, ये भी किसने कहा, भारतेंदु ने। भारतेंदु के बारे में लगभग तैयार हो गया। अब आपके जो प्रश्न है वो ये है कि भारतेंदु मंडल यानी भारतेंदु से के समकालीन जो कवि हैं उनके बारे में, वो जो लेखक हैं उनके बारे में और परिचय है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र है, प्रेमगन है,
ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास है, राधा कृष्ण दास है, बालकृष्ण भट्ट है, लाला श्रीनिवास दास है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नहीं है, नहीं वाले थोड़े ध्यान में रख ले। ठीक है, और फिर देखो इन्होंने इनकी 3 पत्रिकाएं वो याद रखो कि कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम ही बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया, जो बाद में नवोदय नवोदिता के नाम से प्रकाशित होती थी। और इसमें ये शुक्ल का कथन पहले भी पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, आपकी पूछ सकते हैं। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। तो ये शुक्ल का कथन है। फिर एक स्त्रियों से संबंधित पहली जो पत्रिका है वो इन्होंने निकाली थी बालाबोधिनी, ये 1874 में है। पहली हिंदी पत्रिका थी नारी शिक्षा के लिए, और ये मासिक थी, काशी से सब है वो काशी से निकले। फिर है हरिश्चंद्र की रचनाएं, ये रचनाओं में देखो काव्य कृतियां हैं वो उन पर प्रश्न शायद ही पूछे। उत्तरार्ध भक्तमाल ध्यान में रख लेना। एक आप याद रखोगे प्रेम वाले, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम पचासा, प्रेम सरोवर। तो प्रेम नाम आने पर ज्यादा संभावना इनकी हो गई है। आगे प्रेम नाम के 2 और भी हैं, तो वो इनसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, और एक इनका ये पक्का याद रखोगे, फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली की रचना है। इनकी काव्य में खड़ी बोली की रचना फूलों का गुच्छा, ये याद रख लो। ठीक है, बकरी विलाप है वो इनकी काव्य रचना है, हास्य व्यंग्य है। बस सुंदरी तिलक है वो भी काव्य संग्रह। और इसके बाद में देखो इनके उपन्यास वगैरह मेरी समझ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल निबंध है आप वो 3 निबंध आप ध्यान में रखें। सबे जाति गोपाल की ये निबंध विधा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मचरित्रात्मक निबंध है, इसलिए इसको कुछ है ने वो इनकी आत्मकथा भी बता देते हैं। और नाटक है वो समीक्षात्मक निबंध है, जो आधुनिक आलोचना की आधारशिला मानी जाती है। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरा आपको ध्यान में रखना है, दूसरा देखो इसमें महात्मा मोहम्मद बीबी फातिमा, ये इनके निबंध है। इन पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो नाटकों पर फोकस करें आप। कुल 17 नाटक है। इनके नाटकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। तो मौलिक नाटक में वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका पहला मौलिक नाटक है 1873 में। वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती, ये मौलिक नाटक है इनका पहला। और दूसरा देखो इसमें पशुबलि प्रथा है उसका विरोध किया गया है। प्रेम जोगिनी है वो मौलिक नाटक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है विश्व से विषम औषधम, ये 1876 में है। 1876 विश्व से विषम औषधम, इसे भाण कहा जाता है। आजकल भाण भी है ना, विष दे दे सागी भाण ने, तो विश्व से विषम औषधम ये भाण है। भाण का मतलब एक पात्रीय नाटक है। ठीक है, चंद्रावली है, पुराने नाम देख लो आप वो मौलिक है। चंद्रावली पूरा नाम है, नील देवी पूरा नाम है। नील देवी वो ऐतिहासिक नाटक है। ऐसे ही भारत दूरदशा है, भारत की दूरदशा कोई आज थोड़ी हुई है, बहुत पहले से हुई थी, तो इसलिए वो भी मौलिक नाटक है। और अंधेर नगरी है वो भी मौलिक नाटक है। सती प्रथा है वो पहले तो चलती थी, तो पहले वाले सारे मौलिक है। तो सती प्रताप है वो भी मौलिक नाटक है। ऐसे ही सत्य हरिश्चंद्र, उस पर विवाद है, रामचंद्र शुक्ल ने अनुदित नाटक माना है। और दूसरा है कि हमारी जो ये किताबें जो चलती हैं, अंतरा जो कक्षा 11 में चलती है उसके अनुसार भी अनुदित नाटक है, और ये है भी अनुदित नाटक। क्यों है? क्योंकि इसमें ये जरूर कहा गया कि चंडकोशिक जो बंगला नाटक है उसके अनुकरण पर लिखा गया है, लेकिन ये अनुवाद नहीं। अनुवाद तो एज इट इज उसको कन्वर्ट करें वो होता है दूसरी भाषा में, तो इसलिए ये अनुकरण पर लिखा हुआ है। चंडकोशिक जो क्षेमेश्वर की है उसके अनुकरण पर लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें इसे यही मानना चाहिए। वैसे इसका पूरा जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला है वो ये कि ये अर्ध अनुदित माना जाता है, अर्ध अनुदित है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा देखो ये अनुदित नाटक है, तो अर्ध अनुदित है, सत्य हरिश्चंद्र को शामिल करेंगे। कुछ किताबें आप देखोगे तो उसमें आपको
दोनों चीजें मिलेंगी, ये मौलिक में भी मिलेगा और अनुदित में मिलेगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अनुदित नाटक देखो सत्य हरिश्चंद्र वाला हो गया। अनुदित नाटक में विद्या सुंदर इनका, अब यहां प्रश्न देखो, प्रश्न वही आते हैं, केवल लैंग्वेज चेंज करने पर उत्तर चेंज हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वो कैसे कि यह आ जाए कि भारतेंदु का पहला नाटक है, तो प्रथम नाटक आप वो नहीं करोगे जो मौलिक नाटक है, वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती, ये नहीं होगा, ये प्रथम मौलिक नाटक है, मौलिक शब्द नहीं आएगा तब तक नहीं करोगे। प्रथम नाटक आए तो विद्या सुंदरी करोगे 1868 ईस्वी, और प्रथम अनुदित नाटक भी क्या है, विद्या सुंदरी है, ठीक है। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखना है। और रत्नावली है वो हर्ष की रचना है संस्कृत में, अगर हम ये जानते हैं तो अनुदित अपने आप ही हो गया। पाखंड विखंडन है, धनंजय विजय है, मुद्रा राक्षस है, दुर्लभ बंधु है, ये इनके अनुदित नाटक हैं। कर्पूर मंजरी, भारत जननी, भारत जननी है वे लघु नाट्य गीत है इनका। तो दूसरा इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि जानकी मंगल का जो, जानकी मंगल जो है उसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी भारतेंदु ने, और ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, और ये प्रथम हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक है जिसमें रोल किया गया, ठीक है। भारतेंदु की काव्य की विशेषता सीधी हो गई। ये अगर यह आ जाए भारतेंदु किस कवि, किस भाषा के कवि थे, तो उत्तर क्या करोगे आप, भारतेंदु किस भाषा के कवि थे, आप उत्तर क्या करेंगे कमेंट करके बताओ। कमियां हैं वैसे, परीक्षा का प्रेशर है सब पर। भारतेंदु के बारे में अगर मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए कि ये किस भाषा के कवि हैं, दो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए खड़ी बोली के हैं या फिर ब्रज भाषा के। प्रश्न गलत होना है तो बहुत सामान्य सामान्य सी जो बात है उसमें गलत हो सकता है, तो ये चीजें वो आपको ध्यान में रखनी है। बताओ अभी हाँ बिल्कुल ठीक है, आपके सामने नोट्स भी हैं, मैं भी आई नो दिस, खैर कोई बात नहीं है। तो ये बीच बीच में आपसे बात भी हो जाए, वैसे ज्यादा प्रेशर तो नहीं है ना परीक्षा का, परीक्षा कोई प्रेशर नहीं है, हिंदी में हम बिल्कुल ओके आएंगे, आप विश्वास करो। तो भारतेंदु के काव्य की विशेषताएं हैं, उसमें हम ये लिखेंगे ये ब्रज भाषा के कवि हैं, कवि ब्रज भाषा के हैं, इन्होंने गद्य में रचना है वो खड़ी बोली में की, बस ये ध्यान रखना है। और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, प्राचीनता में नवीनता का समावेश है, इसलिए इन्होंने ये समन्वय की कवि भी है। खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रतिष्ठित रचना, वैसे है समन्वय, जहां भी समन्वय नाम आए तो तुलसीदास ही उत्तर करना है, लेकिन ये अगर आ जाए कि भारतेंदु के बारे में कौन सा कथन है, तो समन्वयात्मकता का मतलब है कि इन्होंने दो भाषाओं में समन्वय किया, ब्रज और खड़ी बोली में। दूसरा, इन्होंने हर प्रकार की रचना की विधाओं में समन्वय किया, तो ये, और प्राचीन परंपरागत रूप भी अपनाया, नवीन रूप भी लिया, तो ये समन्वय इनके काव्य में मिलता है। राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का भी समन्वय इसमें पाया जाता है। फिर प्रेम घन है, तो प्रेम घन है, इनमें देखो एक क्रम वाला अगर प्रश्न आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतेंदु बड़े हैं, क्योंकि उनका जन्म है वो 1850 में है, और प्रेम घन है वो छोटे हैं, 1855 में है, ये ध्यान रखना है। रसिक समाज की स्थापना की, और इनका आपको बादल से ले लो इस इनकी रचनाएं, इनका उपनाम है वो अब्र है, अब्र मानी बालक, बादल होता है वो अभ्र होता है, भय होता है, इसमें भय है, अब्र है। दो पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, नीरद मानी भी बादल और कादम्बिनी मानी भी बादल, मिर्जापुर से निकाले इन्होंने ये। और प्रबंध काव्य के क्षेत्र में इन्होंने प्रयास किया। बस दादा भाई नारोजी को काला कहा गया, तो इन्होंने अचरज हो तुम सम गोरे बाजते कारे, ये कहा। जीर्ण जनपद इनकी काव्य कृति है, और मयंक महिमा और वर्षा बिंदु। बस एक नाटक इनका प्रसिद्ध है, वो आपको ध्यान रखना है, वारांगना रहस्य, वारांगना रहस्य, ये पूरे वे। प्रताप नारायण मिश्र देखो, प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है, बालकृष्ण भट्ट को तो स्टील का है, ये दोनों है वो मिक्सअप होंगे, ये बता रहा हूं पहले मैं आपको, स्टील और एडिशन, तो इसमें आप स्टील याद रख लो, बालकृष्ण भट्ट स्टील, स्टील यानी बिना आप भट्टी में दे दिया है तो भी वो क्यों कुछ बिगड़े, यानी वो कुछ हद तक अपने उसमें रहेगी।
तो इसलिए बालकृष्ण भट्ट है वो क्या है, स्टील है, और ये एडिशन है। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया, तो मिश्र है, ब्राह्मण है ही, ब्राह्मण हो गया। इनकी एक पंक्ति ये देखो, काव्य कृतियां प्रेम पुष्पावली है, तो प्रेम पुष्पावली है, इसमें भी प्रेम लगा हुआ है, और ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, भारतेंदु की नहीं, ये याद रखना है। लोकोक्ति शतक है, रसखान शतक है, बुढ़ापा है। हिंदी की हिमायत में इनका ये बहुत कॉमन पेपर है, तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया, प्रताप नारायण मिश्र ने। एक यहां चीज आप और नोट कर सकते हैं, इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। ये प्रश्न नेट में पूछा था, द्वितीय भारतेंदु, लेखन प्रणाली भारतेंदु से मिलने के कारण इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। तो लेखन प्रणाली भारतेंदु से मिलने के कारण इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। इनकी लेखन प्रणाली है वो भारतेंदु में मिलती थी, तो इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, बाकी जुआरी खुआरी है वो इनका प्रहसन है, बस इतना याद रखना है। जगमोहन सिंह, ये इनसे छोटे हैं, 1857 के हैं। इन पर भारतेंदु की रचना शैली की छाप नहीं है, ये प्रश्न पूछते हैं। भारतेंदु की रचना शैली की छाप इन पर नहीं है। एक इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया। फिर इनकी काव्य रचनाएं कोई खास नहीं है। उपन्यास याद रखो, श्यामा स्वपन, श्यामा स्वपन उपन्यास याद रखना है। फिर बालकृष्ण भट्ट आ गए। बालकृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु मंडल में वरिष्ठतम है, बस इतना याद रखना है। ये 1844 में ही है, देखो ये 1844 में, उसके बाद में भारतेंदु ही आएगा। बालकृष्ण भट्ट ब आ गया और भारतेंदु में भय आ गया, तो भारतेंदु है वो 50 में और ये है वो 44 में। यानी बालकृष्ण भट्ट है वो सबसे बड़े हैं। कई बार एक चीज याद रखने से भी क्रम वाला प्रश्न है वो सही हो जाता है। भारतेंदु मंडल के वरिष्ठतम कवि हैं, और इन्होंने प्रदीप मासिक पत्र वो इलाहाबाद से निकाला था। बस एक ये शुक्ल से पहले ही इन्होंने मनोविकारों पर निबंध लिखे, जैसे आशा आदि टॉपिक है इनकी। शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा। रचनाएं देखो, कलिराज की सभा, ये इनकी प्रमुख रचना है। और उपन्यास है वो तीनों इंपॉर्टेंट है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान और रहस्य कथा। फिर है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास हैं वो अब तक के जो लिए हैं उनमें सबसे छोटे हुए। ये 1858 इनका जन्म है। इनका पीयूष परवाई पत्र निकाला इन्होंने। कविता वर्धिनी सभा में इनको सुकवि की उपाधि भारतेंदु ने दी। तो इन्हें किस कवि को सुकवि कहा गया, तो अंबिका दत्त व्यास। अंबिका मानी माता। जितने भी कवि हम पढ़ते हैं और है, हमें बचपन में अपनी माँ ही सबसे बड़ी कवियत्री लगती थी, सुकवि। वो लोरी देती थी, वो सुकवि है, उसके समान कोई नहीं है। और इन्हें अभिनव बाण भट्ट कहा जाता है। सुकवि सत से इनकी रचना है। इनकी रचना एक देखो, काव्य रचनाएं हैं, हो होरी, ये काव्य रचना है। बिहारी बिहार, बिहारी सतसई पर टीका है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। और एक इनका नाटक गो संकट, क्योंकि गायें अब संकट में रही हैं तो ये थोड़ा सा चर्चित हो सकता है। तो गो संकट है वो अंबिका दत्त व्यास की है। अंबिका दत्त व्यास, गो संकट। इससे पहले भी जो है ना गो संकट है वो, अगर ये नाम नहीं है तो प्रताप नारायण मिश्र, लेकिन अंबिका दत्त व्यास करना है अगर वो नहीं आए तो। एक नंबर पर अंबिका दत्त व्यास को रखो। गाय हमारी माता है, गो संकट। भारत सौभाग्य, एक इनका ललिता नाटक भी है, ललिता नाटक। फिर है राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास ने, ये फूफेरे भाई थे भारतेंदु के और नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये इनकी रचना देखो, भारत 12 मासा, मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि। ये मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि है, ये इनकी राजभक्ति की रचना है। रहीमन विलास यानी ये रहीम के दोओं का कुंडलिया छंदों में इन्होंने अनुवाद किया था, ये भी ध्यान में रखना है। फिर देखो बाल मुकुंद गुप्त, लेकिन इससे पहले श्रीनिवास दास भी है। एक ये इनकी चर्चा हम करेंगे। नाटक देखो, राधा कृष्ण दास पर ही रुके रहे एक बार। सती प्रताप है, इसको पूरा किया था। सती प्रताप है वो भारतेंदु का अधूरा नाटक था जिसको इन्होंने पूरा किया। दुखिनी बाला इनका नाटक है। इनका उपन्यास प्रसिद्ध है, बस उपन्यास पर सबसे ज्यादा पूछेंगे। निस्सहाय हिंदू, हिंदू है वो राधा और कृष्ण के बिना निस्सहाय है, तो निस्सहाय हिंदू। राधाचरण गोस्वामी, ये राधाचरण गोस्वामी है, ये इनसे
राधा कृष्ण दास है वो सबसे छोटे हैं, ये मान लो आप भारतेंदु मंडल में। 1865 ईस्वी राधा कृष्ण दास। और राधाचरण गोस्वामी 1859 में है, और इन्होंने भारतेंदु नाम से पत्र निकाला था वृंदावन से। खड़ी बोली के समर्थक थे। इनके नाटक देखो, नाटक इंपॉर्टेंट है एक, कौन सा? तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। ये प्रहसन है, कई बार विधा पूछ लेते हैं। तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण, ये इनका प्रसिद्ध प्रहसन है, हास्य नाटिका। और बूढ़े मुंह मुआ से लोग देखे तमाशे, ये भी प्रहसन के रूप में ये दो इनके प्रसिद्ध है। एक उत्तरार्ध भक्तमाल है, वो तो है भारतेंदु का। नव भक्तमाल है वो इनका है, राधाचरण गोस्वामी का नव भक्तमाल। फिर है लाला श्रीनिवास दास, इनके रचनाएं देखो 1851 में ही है। और रणधीर और प्रेम मोहिनी, ये इनका नाटक है, ये पहला दुखांत नाटक माना जाता है हिंदी का। तो और एक परीक्षा गुरु इनका है, जिनको शुक्ल ने भी हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। परीक्षा गुरु का आपको रचना काल भी ध्यान रखना है, 1882। परीक्षा गुरु 1882, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त, ये भारतेंदु योग और द्विवेदी युग को योजक कड़ी माने जाते हैं। इनका एक याद रख लेना, शिव शंभु के चिट्ठे, जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इन्होंने लिखे, ये व्यंग्यात्मक लेख है। और अन्य रचना खेल तमाशा खिलौना है। फिर देखो किशोरीलाल गोस्वामी है, ये इनका देखो, इनकी कहानी प्रसिद्ध रख लो बस, इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती कहानी, जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित, ये ध्यान रखना है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। बाबू तोताराम, ये देखो बाबू तोताराम है, इन्होंने बादशाह संवर्धिनी सभा लिखा है। भारतेंदु वाली अलग है, ये अलग है, ये दोनों में अंतर कर लेना। और भारत बंधु पत्र निकाला इन्होंने। इनका सबसे बड़ा काम है वो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद, ये प्रसिद्ध है, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद। फिर फ्रेडरिक पिंकोट है, वो विदेश में रह करके हिंदी की सेवा की, इन्होंने इंग्लैंड में रह करके हिंदी का प्रचार किया। बाल दीपक और विक्टोरिया चरित्र नामक दो पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, ये दो पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध हैं। अन्य रचनाकार और रचनाएं, तो नवीन चतुर्वेदी कुब्जा 25, ये देखो एक ये इंपॉर्टेंट है, रेल का विकट खेल, ये कार्तिक प्रसाद खत्री, रेल का विकट खेल, ये अधूरा नाटक है। दूसरा है मैं तो लज्जाराम शर्मा, लज्जाराम शर्मा, लज्जा में और धूर्त में बस लगभग थोड़ा मेल है, तो धूर्त रसिकलाल, लज्जाराम शर्मा का, बस ये ध्यान रखना है। इनमें आप भारतेंदु मंडल वो अलग से दिया हुआ है, इसलिए क्रम ध्यान में रख लेना, अपने आप में एडजस्ट कर लेना दो चार को, फिर अपने आप हो जाएगा। फिर है द्विवेदी काल, द्विवेदी काल है वो 1900 से 1918 तक लगभग हम मानते हैं। और फिर देखो इन्हें जागरण सुधार काल कहा जाता है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने इसे राष्ट्रीय संस्कृति काव्य कहा। इसमें देखो भारतेंदु युग नवजागरण का काल तो था, लेकिन द्विवेदी युग में इसमें सुधार हुआ, इसलिए इसको जागरण सुधार काल कहते हैं। सुधार किसमें? कि गद्य और पद्य की भाषा एक हो गई, जो भारतेंदु तक अलग अलग, भारतेंदु काल में अलग अलग थी। एक काव्य व्याकरण की दृष्टि से इसमें परिमार्जन या परिष्कार हुआ, ये खास याद रखना है, इसीलिए इसको मानक काल भी कहा जाता है, ये हिंदी का मानक काल था, तो ये ध्यान में रखना है। प्रकृति वर्णन में भी नवीनता आई, उस तरह से वर्णन नहीं है, बल्कि रहस्यवादी रूप विकसित होने लगा था। तो ये जो है ना वो एक उपादान, यानी नए नए उपादान इसमें आए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ण विषय जो है वो चिंटी से लेकर के हाथी तक पर लिखा गया। सरस्वती पत्रिका है वो इस काल की महत्वपूर्ण देन है, जिसमें हिंदी में खड़ी बोली में काफी सुधार किया, स्थायित्व आया, हिंदी में भाषा में स्थायित्व का काल था ये। प्रमुख विशेषता देखो, राष्ट्रीयता की भावना, शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना, ये प्रमुख, सबसे प्रमुख विशेषता यही मानी जाएगी द्विवेदी काल की। फिर देखो सामाजिकता भी इसकी विशेषता मानी जाएगी। वैयक्तिकता है वो किसमें है? छायावाद में है। फिर नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण हो गया इनका। उपदेशात्मक और नीतिपरकता ये भी पूछते थे, तो ये काव्य है वो उपदेशात्मक था ज्यादा, केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, ये भारतेंदु की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की हैं, ये ध्यान रखना है। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार हुआ ही,
सब पर लिखा गया। और फिर देखो हास्य व्यंग्य कवि, ये हास्य व्यंग्य है, लेकिन अगर हमें भारतेंदु से इसकी तुलना करें तो भारतेंदु में हास्य अधिक था और द्विवेदी में व्यंग्य अधिक था। अनुवाद की प्रवृत्ति है वो और अधिक बढ़ गई। इतिवृत्तात्मकता इसकी प्रमुख विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता है, इसको वर्णनात्मकता या कथात्मकता कहते हैं। फिर ये इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण ही इसमें निरस्त आ गई और युग बदल गया, ये इसका प्रमुख कारण रहा। तो ये है छंदों के मामले में, संस्कृत के छंदों का कल्याण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था और द्विवेदी युग में ही हुआ। ये छंद वैविध्य है और इसमें छंद है वो बांट दिए गए थे। मैथिली शरण गुप्त का हरिगीति का दे दिया और नाथुराम शर्मा को कवित्त दे दिया। तो ये द्विवेदी काल के बारे में है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं 1864 से 1938 ईस्वी, ये याद रखना है आपको। दूसरा देखो रेलवे में नौकरी की इन्होंने, 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इसके माध्यम से ही खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत करके स्थिरता प्रदान करने का कार्य किया। गद्य भाषा का परिष्कार किया, व्याकरण व वर्तनी के नियमों में स्थिरता की। तो द्विवेदी को भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में जाना जाता है, भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में। फिर इसमें देखो गद्य लेखन एवं संपादन के क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता मिली, पद्य के रूप में नहीं मिली। इन्होंने अपनी कविता को तुकबंदी कहा। ये कवि ऐसे थे, ये कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए। इनकी काव्य संग्रह वो काव्य मंजूषा सुमन, ये इंपॉर्टेंट है, कान्य कुब्ज अबला विलाप। फिर देखो सर्गो नरक ठिकाना नहीं, सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये प्रसिद्ध कविता है इनकी। ठीक है, रचनाएं देखो संपत्ति शास्त्र है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है, महिला मोद है वो महिलाओं हेतु है, आध्यात्मिकता है वो, ये इस तरह के पूछने अब मुश्किल है। बल्कि निबंध संग्रह 3 पूछेंगे, रसज्ञ रंजन 1920 में और साहित्य सीकर है वो 1930 में और कोटिल्य कुठार, ये 3 निबंध संग्रह इनके पक्के याद रखने। इनसे टैली होगा चिंतामणि। फिर है निबंध देखो म्युनिसिपलिटी के कारनामे और कालिदास की निरंकुशता, ये ध्यान में रखना है। मैथिली शरण गुप्त है इसके बाद में। मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल बहुत जरूरी है, 1886 से 1964 ईस्वी। पद्म भूषण भी इनको मिला था। इनके उपनाम में देखो इनको दद्दा भी कहते थे और मधुप भी कहते थे, दद्दा अधिक प्रसिद्ध है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास स्वीकार किया जाता है, ऐसा गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। ये प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। गांधी जी ने इनको ये उपाधि दी थी भारत भारती रचना पर, यह आगे आ जाएगा। प्रारंभ में इनकी रचना है वो वैश्य उपकारक पत्र में छपती थी, बाद में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। इनकी पहली जो कविता है खड़ी बोली हिंदी की वो हेमंत है 1905 में। साकेत पर प्रश्न आना लगभग तय, इसलिए साकेत को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। साकेत का अर्थ अयोध्या ही होती है, पाली भाषा का शब्द है और 1931 है वो इसका रचना काल, पक्का याद रखना है। 1916 से ही शुरू हो गया था और 1931 में पूर्ण। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। नवम सर्ग हमारे वैसे भी सिलेबस में, तो उसको पूरा ध्यान में रखना है। और कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि साकेत है उसकी भाषा है तो खड़ी बोली हिंदी। अब आगे जितनी भी रचनाएं आएंगी वो खड़ी बोली हिंदी की ही है लगभग। 9वां सर्ग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। ठीक है, 10वें में भी उर्मिला का विरह वर्णन है। 8वें में कैकेयी का पश्चाताप है। नारी चेतना व नारी प्रधान काव्य है ये। साकेत को जनकाव्य कहा नगेंद्र ने, ये ध्यान में रखना है। फिर देखो करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद, इसमें सलेश अलंकार है महावीर शब्द में। और ये पंक्तियां वो किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो इससे ये निश्चित हो जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके काव्य गुरु थे, ये प्रेरक वही थे। और फिर देखो इनको ये साकेत पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला हुआ है 1936 में। फिर कई बार ये प्रश्न भी पूछने कि उन्होंने कितने महाकाव्य लिखे, तो 2 लिखे। दूसरा है वो जय भारत है, इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया, ये महाभारत से संबंधित ग्रंथ है। 1952 रचना काल याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। रंग में भंग इनकी पहली रचना है 1909, ये पहला काव्य संग्रह 1909 रंग में भंग। फिर देखो जयद्रथ वध है वो 1910,
भारत भारती पक्का याद रखना है, 1912। भारत भारती 1912। यह रचना गुप्त की ख्याति का आधार है। यह प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय चेतना है वो पूर्णतः मुखर हुई है और राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने 1936 में इसी रचना पर काशी में दी। फिर देखो इनकी अन्य रचनाएं किसान, हिंदू, यशोधरा याद रखना है 1932। यशोधरा 32 साल की होगी, 1932 याद रखना है। ये चंपू काव्य है। फिर देखो ये खंड काव्य भी है और इसमें प्रमुख रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है। यशोधरा में, यशोधरा में विप्रलंब श्रृंगार है। फिर है द्वापर 1936। विष्णु प्रिय याद रखना है 1957। विष्णु प्रिय 1957। पंचवटी याद रखना है 1925। पंचवटी याद रखो तो भी एक दो प्रश्न आपका वैसे ही सही हो जाएगा। पंचवटी 5 पंजो 25, 1925 पंचवटी। इसमें लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन है। एक इनका गीति नाट्य है वो तिलोत्तमा चंद्रहास, लेकिन अनघ याद रखना है, ये बौद्ध मत संबंधित गीति नाट्य अनघ। प्लासी का युद्ध है वो इनकी अनुदित रचना है। काबा और करबला है वो इस्लाम धर्म संबंधी है और गुरुकुल है वो सिख धर्म संबंधी है। फिर हरियोध है, हरियोध है इनमें ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये प्रश्न ज्यादातर पूछ रहे हैं। और प्रिय प्रवास के कारण, प्रिय प्रवास है वो इनका पहला महाकाव्य है, वो जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें क्या कहा? आधुनिक काल का सूरदास। 3 प्रबंधात्मक महाकाव्य है। गुप्त के तो 2 हैं और इनके 3 हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात। इन तीनों का प्रकाशन वर्ष याद रखना है, जिनमें प्रिय प्रवास सबसे इंपॉर्टेंट है और ये 1914 ईस्वी में। ठीक है। ये पहला महाकाव्य खड़ी बोली का माना जाता है। इसमें विप्रलंब, ये विप्रलंब महाकाव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार और वियोग वात्सल्य दोनों की प्रधानता है। कुल सर्ग है वो 17 है। प्रिय प्रवास में कुल सर्ग कितने? 17। नायक कृष्ण है और नायिका राधा है। फिर देखो ये दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इससे इनकी शुरुआत होती है। और प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये करुण रस प्रथम करना है, फिर विप्रलंब वात्सल्य करना है। वैदेही वनवास है वो 1940-41 में प्रबंधात्मक महाकाव्य है। करुण रस की प्रधानता इसमें वैदेही वनवास में। फिर है पारिजात। तो पारिजात है वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं। इनका क्रम है वो ध्यान रखना है। प्रिय प्रवास सबसे पहले है, फिर पारिजात है, फिर वैदेही वनवास है। ये आपको ध्यान रखना है। अन्य रचनाएं देखो, रस कलश इनकी रचना है, चुभते चौपते चोखे चौपते बस। ठीक है। उपन्यास है वो ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिले फूल। एक इनका संपादित ग्रंथ है वो कबीर वचनावली है, ग्रंथावली नहीं है, वचनावली है, ये ध्यान रखना है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। फिर है श्रीधर पाठक। तो ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदता कवि माने जाते हैं। इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम कवि, शुक्ल ने भी इनको माना। ठीक है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं और ये प्रकृति के उपासक हैं। इन्होंने प्रकृति का वर्णन अधिक किया है, ये ध्यान में रखना है। इनकी खड़ी बोली में रचित जो कविता है वो गुणवंत हेमंत है, जबकि गुप्त वाली केवल हेमंत है। अनुदित रचना देखो, एकांतवासी योगी, ये खड़ी बोली में है, ये गोल्डमिश के हरमिट का अनुवाद है, एकांतवासी योगी। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है उज्जड़ ग्राम, ये डिजर्टेड विलेज है, गोल्ड स्मिथ की रचना है, उसका ब्रज भाषा में अनुवाद है उज्जड़ ग्राम का, और श्रांत पति का इसका खड़ी बोली में। फिर और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाथुराम शर्मा शंकर है, इनकी एक तो उपाधि भारतेंदु प्रज्ञेंदु और एक इनकी रचना गर्भरंडा रहस्य, ये याद रखना है। रामनरेश त्रिपाठी, इनमें ये इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। खंडकाव्य लिखे इन्होंने। मिलन 1917 में, रचना काल से याद रखना है। पथिक 1920 में, स्वपन 1929 में। और ये तीनों है वो खंडकाव्य है। मानसी है वो खंडकाव्य नहीं है, ये फुटकल कविताओं का संकलन है। कविता कौमुदी है, इसके 8 भाग हैं और इनमें ग्राम गीत या लोकगीत हैं उनका संग्रह भी है ये। और इनके बारे में सबसे ज्यादा बार प्रश्न वो ये पूछा जाता है, ये हिंदी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं।
हिंदी बाल साहित्य के, हिंदी बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो और वानर नामक पत्रिका का संपादन किया। गया प्रसाद शुक्ल सनेई, तो सनेई और त्रिशूल दोनों उपनाम है वो गया प्रसाद के हैं, ये दोनों उपनाम याद रखने। ठीक है, इनकी रचना है वो कृषक कंदन है, कृषक क्रंदन। तो इसके बाद में देखो आप जगन्नाथ दास रत्नाकर है, अगला जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका उपनाम याद रखो। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम जक्की, जक्की में देखो जगन्नाथ जय आ गया ना, तो जयप्री इनका उपनाम है। यानी ऐसे जगन्नाथ कहते हैं बहुत दौर आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो इसको जक्की कहने लगे। जक्की नाम जेकी मान लो आप, कोई अलग अलग तो आएगा नहीं। ठीक है, बिहारी को अपना आदर्श मानते थे, और इनकी रचना है वो गंगा अवतरण और उद्धव शतक, ये दो ध्यान में रखें। फिर है सत्यनारायण कविरत्न, तो सत्यनारायण कविरत्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको ब्रज कोकिल कहा जाता है। सत्यनारायण बहुत मिठोल है, सत्यनारायण कविरत्न, तो कविरत्न है, ये ब्रज कोकिल है, ये मैथिली कोकिल नहीं है। मैथिली कोकिल कौन है? विद्यापति। और इन्हें भक्तिकाल व आधुनिक काल का समन्वय कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है वो हम अगर लें तो भ्रमरदूत है। इससे पहले ये है ना आधुनिक ब्रज भाषा की बृहत्तरी, तो हरिश्चंद्र हो गए, रत्नाकर हो गए, कविरत्न हो गए, इनमें रत्नाकर भी इंपॉर्टेंट बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनके जो बिहारी सत से ही है, बिहारी रत्नाकर है, तो बिहारी रत्नाकर के पहले 25 दोहे हैं वो हमारे सिलेबस में है, उनको अच्छी तरह से देख लेना थोड़ा, क्योंकि वो लिमिटेशन है, वहां प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भ्रमरदूत है, ये भंवर गीत शैली पर लिखा गया, नंददास की का जो भंवर गीत है उसकी शैली पर, और वियोग वात्सल्य का इसमें प्रयोग हुआ है। हृदय तरंग है, वंदे मातरम इनकी रचना है, और शकुंतला नाटक का इन्होंने अनुवाद, ये छोड़ दो। फिर है छायावाद, छायावाद में आपको ये याद रखना है 1918 से 1938 इनका काल हुआ, और जागरण पत्र है वो इसका घोर समर्थक पत्र है, जिस प्रेमचंद्र ने जिसका संपादन भी किया था, तो जागरण है वो छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। शुक्ल ने अपने काल विभाजन में छायावाद को काव्य की नई धारा का तृतीय उत्थान माना, ये हम पढ़ के आए हैं। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल है, और ये देखो छायावाद का प्रारंभ है वो 1918 से जयशंकर प्रसाद के झरने से माना जाता है। छायावाद है ना वो यहाँ झरनों निकलो जनाबी को प्रारंभ हो, झरने से प्रारंभ है 1918 में। और फिर एक मुकुटधर पांडे वो 1920 से मानते हैं, ये छोड़ दो। और फिर देखो इसमें जो प्रश्न आएगा वो एक छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी आएगा। ठीक है, तो छायावाद लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रयोग पांडे को ही मानेंगे, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, यानी छाया को मुकुट है वो पांडे पर ही रख दियो, छायावाद का प्रवर्तक। फिर देखो इसमें एक एक है, तो शुक्ल ने तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना, दोनों आ जाए तो मुकुटधर पांडे करना है। नंदुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन, नंदन मानी पुत्र भी नहीं दुलार करांगा, तो नंदुलारे वाजपेयी। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, माच योजना मक्खन दे दियो, मक्खनलाल चतुर्वेदी। और जयशंकर प्रसाद, प्रसाद के इल्ली लागे, इल्ला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना। कवि चतुष्ट है छायावाद के, वो जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा मानेंगे। अगर ये थोड़ा चक्कर पड़ जाए तो प्रसाद में पे के नीचे रह आता है, ब्रह्मा में बे के नीचे रहता है, तो प्रसाद है वो ब्रह्मा है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत विष्णु है, और निराला में कोई दिक्कत नहीं है, महेश या रुद्र है। महादेव वर्मा में कोई दिक्कत नहीं है, शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। फिर है छायावाद की वृहत्त्रयी, वृहत्त्रयी में अब ये नहीं है, महादेव वर्मा नहीं है, पंत प्रसाद और निराला है। फिर लघुत्रयी है, उसमें महादेव वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी या भगवती चरण वर्मा है, यहां विवाद है, तो भगवती चरण वर्मा, तीनों वर्मा इसमें आ गए। फिर देखो छायावाद का अर्थ और परिभाषा, ये नगेंद्र का पक्को याद रखना है, क्योंकि नगेंद्र है वो नागो है तो विद्रोही करे, तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये पक्का याद रख लेना, वो उल्टा भी देख सकते हैं, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, तो ये ध्यान रखना, पहले स्थूल आएगा फिर सूक्ष्म आएगा। ठीक है, और फिर देखो रामविलास शर्मा इन्होंने उल्टा मांडा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा,
वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंत साम्राज्यवादी बंदरों के प्रति विद्रोह रहा है। रामकुमार वर्मा, अब रामकुमार वर्मा को इतिहास तो बहुत पुराना है, आप पहले में पढ़ के आलोचना करते हो, आलोचनात्मक इतिहास है, संत बन गयो, संत कबीर इनकी रचना है, और इन्होंने कबीर की भाषा को पूर्वी हिंदी किया, ये गांव की पूर्व दिशा में जाकर के बैठ गया, उसके बाद में फिर आत्मा परमात्मा करने लग गया है। लास्ट में देखिए हम ये भी करेंगे कि ये पेरिस के नोट्स हैं, वो भी किसकी रचना है, रामकुमार वर्मा की। इसको पेरिस भेज देंगे रेशमी टाई लगा के। रेशमी टाई है वो क्या है, वो इनकी एकांकी है रेशमी टाई, बादल की मृत्यु, और वो आगे आ रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा वाला याद रखना है। छायावाद तत्व तो है भाई, महादेवी वर्मा है वो औरत है, तो औरत गीत गाती है, तो उद्गीत है, जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्व आत्मवाद है। फिर इसके बाद में देख लो आप, रामस्वरूप चतुर्वेदी छायावाद है, मूलतः शक्ति काव्य कहा है इन्होंने। और रामचंद्र शुक्ल ने दो अर्थों में प्रयुक्त किया, रहस्यवाद में और पद्धति या शैली विशेष के रूप में। और शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा यानी छायाभास शब्द से भी जोड़ा है। सुशील कुमार ने छायावाद को कोरे कागज की भांति अस्पष्ट कहा, क्योंकि सबसे पहले छायावाद का प्रयोग है वो अस्पष्ट कविताओं के लिए हुआ। शांति प्रिय द्विवेदी है, ये दार्शनिक अनुभूति है, छोड़ दो। अब आप देखो आप कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो पाश्चात्य का प्रभाव नहीं मानते इस पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि शुक्ल मानते। मुकुटधर पांडे रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल का याद रखना है चित्र भाषा शैली का, चित्र भाषा शैली। सुशील कुमार है अस्पष्टतावाद, डॉक्टर बच्चन सिंह है वो स्वच्छंदतावाद। बस ये तीन बहुत हैं। फिर देखो प्रमुख प्रवृत्तियां, तो इनमें वैयक्तिकता थी, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, खुद ने अपनी अपनी गाई बस, ठीक है, और कल्पना की अतिशयता है। दूसरा देखो इसमें भावुकता का चरम रूप है, और नारी के प्रति उदात्त सौंदर्य की भावना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये प्रसाद ने कामायनी में कहा है। रहस्यवाद है, वेदना और निराशा है, सूक्ष्म और नवीन प्रकृति चित्रण, यानी प्रकृति का सूक्ष्म रूप में चित्रण किया गया है, विशेष रूप से प्रकृति को मानव रूप में ही चित्रण किया गया है, मानवीकरण बहुत अधिक हुआ है। और मानवतावाद भी है इसमें, दार्शनिक चिंतन है, राष्ट्रीयता भी थोड़ी बहुत है, बाद में निराला जैसे कवियों ने इसमें लिखा, पंत और निराला ने। छायावाद की कला पक्ष संबंधी विशेषताएं, ये राष्ट्रीयता है वो प्रसाद में भी खूब है, तो सब में है, तो राष्ट्रीयता भी है। छायावाद की कला पक्ष संबंधी विशेषता, तो इसकी भाषा शैली है वो तो चित्र भाषा के रूप में है ही। बाकी छंद में और ये करना है, छंद मुक्तता पर अधिक बल दिया गया है। जूही की कली में निराला ने छंद मुक्त रचना सबसे पहले की, जूही की कली में मुक्त छंद का श्रेष्ठ प्रयोग सबसे पहले निराला ने किया। जूही की कली 1916 में प्रकाशित, छायावादी रचना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अलंकार है वो, इसमें मानवीकरण का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, गीति तत्व की प्रधानता भी इसमें रही। और फिर आगे आगे जयशंकर प्रसाद, ये पक्का याद रखना है, कवियों में 1889 ईस्वी, 1889 1937। ये देखो इनकी रचनाएं देख लो सीधी, चित्राधार है, और इनमें वन मिलनर ये सारे हैं। चित्राधार 1909 में, ये इनका काव्य संग्रह है। दूसरा देखो उर्वशी है वो 1909 में, ये चंपू काव्य रचना, ये बहुत पूछते हैं, उर्वशी चंपू काव्य। उर्वशी यहाँ पृथ्वी पर आई थी लेकिन बाद में चांप गई, चंपू काव्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वन मिलन है अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रेरित है 1909 में। अयोध्या का उद्धार 1910 में, कानन कुसुम 1913 में, करुणालय पक्का याद रखना है, ये हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है 1913 में करुणालय। करुणा का दिन इनमें तो कोई भी आदमी जैसे हमारे कोई डेथ हो गई 12 दिन तक तो रहेगी, फिर 13वां दिन प्रथम ही तो रहेगा, ठीक है, तो वो करुणालय ये प्रथम गीति नाट्य। महाराणा का महत्व है 1914, ये छायावादी रचनाएं नहीं है यहां तक। इसके बाद में देखो छायावादी रचनाएं, तो झरना ये गीति संग्रह है, झरना में ये याद रखना है कि ये प्रयोगशाला है, और पल्लव है वो चित्रशाला है। पल्लव आप ऐसे याद रखना, पल्लव है उस पर चित्र से बने हुए हैं,
आप कोई पत्ता देखो, पीपल का पत्ता कोई सा भी देख लो आप पे, उस पर चित्र सा बना हुआ है, तो वो क्या है, वो चित्रशाला है। और ये प्रयोगशाला है। झरना है वो तो क्या है, प्रयोगशाला है। ये आप प्रयोग करना भी माइन झरना में, ठीक है ना। जैसे अपने आतिशबाजी भी तो करते हैं, दीपावली पर अब करेंगे ना, पेपर अच्छा हो जाएगा तो करेंगे ही। तो आतिशबाजी करेंगे तो झरनों है ना लगाओ, हाँ तो ये प्रयोग ही करते हैं, वो प्रयोगशाला है। तो प्रयोगशाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिंदी का मेघदूत कहा जाता है इसे, किसको, आंसू को। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम प्रयोगशाला, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को कहा जाता है। फिर देखो आंसू 1925, अब 25 में देखो 25 तक है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, 25 का होते ही शादी कर देंगे तो आंसू आना तय है। तो आंसू 1925 में 25 की साल में आवे, ठीक है। हिंदी का मेघदूत कहा जाता है इसे, और ये वीरय प्रधान काव्य। फिर लहर 1933, कामायनी पक्का याद रखना है, 1935 पूछेंगे। खड़ी बोली में प्रबंध महाकाव्य है ये, और अंतिम श्रेष्ठ रचना है। 15 सर्ग याद रखने हैं, सर्गों के नाम भी याद रखने। चिंता, आशा, श्रद्धा, 3 याद रख लो। तीसरा पक्का याद रखना है श्रद्धा, और अंतिम है वो आनंद है। पात्र में प्रतीक देख लो, मनु मन का है, श्रद्धा है वो हृदय का है। कामायनी मान लो आप, कामायनी है वो काम की पुत्री थी, काम की पुत्री, काम गोत्र की बालिका। और फिर देखो ईड़ा है वो व्यावसायिक बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है, आकुली और किरात है वो आसुरी शक्तियां हैं। प्रसाद को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण से मिली, शतपथ ब्राह्मण। नंदुलारे वाजपेयी ने इसे मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहा है। और शांति प्रिय द्विवेदी वाला याद रखना है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी, उपनिषदाम शांति है। फिर आगे देखो आप, कामायनी का दर्शन है वो आनंदवाद और समरसतावाद है। प्रमुख छंद इसका ताटंक है। कामायनी पर विशेष बल दोगे, ध्यान रखना है। नाटक देखो, इनके नाटक यहीं ले लेते हैं। सज्जन है वो इनका पहला नाटक है, जो 1910 में इंदू में प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922। अजात शत्रु है वो, अजात शत्रु यानी जगो शत्रु जन्म ही नहीं है, तो 22 को पढ़ो लिखना जानो ने सब कॉमन आ जाएगा। हाँ, 2 दुआ 2 चौका 2 छक्का 2 आठा, ठीक है ना, तो अजात शत्रु है। जन्मेजय का नागयज्ञ 26, स्कंदगुप्त 1928, देवसेन का गीत है स्कंदगुप्त में, और चंद्रगुप्त है इसमें कार्नेलिया का गीत है। एक घूंट पक्का याद रखना है, ये हिंदी आधुनिक एकांकी है, वो प्रथम एकांकी मानी जाती है। एक घूंट 1929 में, एक घूंट। फिर है ध्रुव स्वामिनी, ये इनका लास्ट है। और ये है ना, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त नाटक में। कहानी संग्रह देखो, छाया 1912, तो कोई भी डेथ हो जाए तो 12 दिन तक छाया रहती है, प्रेत छाया। प्रतिध्वनि 26 में, आकाशदीप 29 में, आंधी 1931 में। ये आपको फिर मैं बता रहा हूं 1931 में, और इसमें आंधी में पुरस्कार जो कहानी है वो आंधी में ही संकलित है, इंद्रजाल में नहीं है, और 1931 ही है, ठीक है। 1931 नहीं है तो ही 36 करना है आपको प्रकाशन, वरना पुरस्कार का प्रकाशन है वो 1931 करना है। एक पेपर में 17वें में जो टेस्ट सीरीज वाले ध्यान करेंगे तो इसमें संशोधन कर लेना आप। इंद्रजाल है वो 1936 में, और ग्राम है वो प्रसाद की पहली कहानी है, जो 1911 में हिंदू में प्रकाशित हुई और छाया में। उपन्यास है वो 3 है, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती नाम से ही लग रहा है कि पूरा नहीं है। फिर निराला देखो, निराला 1899 से 1961, ये ध्यान रखना है। और पुत्री का नाम सरोज, ये ध्यान रखो। और इनको महाप्राण कहा जाता है, हिंदी साहित्य में महाप्राण। ये गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण शब्द का प्रयोग किया इनके लिए, गंगा प्रसाद पांडे ने। और विवेकानंद को ये आध्यात्मिक गुरु मानते थे। 2 पत्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है, समन्वय और मतवाला का संपादन किया। मतवाला में इनको निराला नाम किया, नाम मिला मतवाला निराला। फिर छायावादी रचनाएं देखो, अनामिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। इनके प्रकाशन वर्ष पक्के याद रखने, अनामिका 1923, दूसरा देखो सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, और वह तोड़ती पत्थर, ये सब ये कविताएं हैं, ठीक है।
तो अनामिका का आपको पक्का याद रखना है, ये निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। परिमल है वो 1930 में, परिमल में जुई की कली है वो 1916 वाली शामिल है। बादलाग, भिक्षु के, पंचवटी प्रसंग ये इसमें है। गीतिका 1936, तुलसीदास याद रखना है, प्रबंधात्मक खंड काव्य है 1938। कुकुरमुत्ता ये प्रगतिवादी रचना है। अणिमा, बेला, नए पत्ते ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। 45, 42, 45, 46, 46। तो वैसे भी थोड़ा सा इससे पता चल जाता है कि प्रगतिवादी हैं तो प्रगतिवाद में ही होंगे निश्चित रूप से। फिर गीत गुंज है वो 1954 में। सांदे काकली याद रखना है, ये इनके अंतिम काव्य संग्रह है इनका, सांदे काकली 1969। कुछ हम 1958 मानते हैं तो भी यही बात है। फिर देखो इनके उपन्यास देखो, अलका, निरूपमा, ये चोटी की पकड़, चोटी की पकड़ 1946, ये बल्लेसुर बकरिया और काले कारनामे। फिर देखो कहानी संग्रह लिली, सखी और चतुरी चमार। फिर है पंत, है पंत का बचपन का नाम पक्का याद रखना है, गुसाई दत्त। और नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना ही था। ये यहां एक प्रश्न है उसमें आप जरूर याद रखोगे कि शुक्ल ने प्रतिनिधि कवि है वो तो मुकुटधर, ये प्रवर्तक है वो तो मुकुटधर पांडे और गुप्त को माना, जबकि प्रतिनिधि कवि है वो किसको माना है, पंत को ही माना है। छायावाद का प्रतिनिधि कवि शुक्ल ने किसको माना, सुमित्रानंदन पंत को, और रोलाचंद इनको प्रिय था। फिर छायावादी रचना देखो, उच्छ्वास, पंत, सुमित्रानंदन पंत पहली रचना है, पंत की प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास। उच्छ्वास व्याकरण में लिखना भी सीखना है, 6 के नीचे हल्का निशान। ग्रंथि 1920 में, ग्रंथि को मतलब ग्रंथि, तो ग्रंथि 20 के 2 के 0 लगे यानी बिंदी, तो ग्रंथि 1920 में। वीणा 1927 में। पल्लव 1928 में। ये पंत का प्रथम काव्य संग्रह है। ये देखो पहली छायावादी रचना तो उच्छ्वास है और प्रथम काव्य संग्रह वो पल्लव है। दूसरा पंत को मतलब पत्तो पल्लव, ये मान लो आप। पल्लव की भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र है। आप पत्ता करेंगे निकलान तो पीपल का पत्ता इन घोषणा ही तो करें, घोषणा करता सा लागे। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। गुंजन है वो 1932 में है, ये अंतिम छायावादी रचना है। फिर देखो प्रगतिवादी रचनाएं वो इनकी युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य याद रखना है 1940। 40 साल को जानना गांव में ही रहना चाहिए, ग्राम्य। अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी स्वर्ण किरण और स्वर्ण दूली, ये 1947 में। नवमान्यतावादी है उसमें कला और बूढ़ा चांद, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 60 का मिला था इनको। ठीक है, एक ये लोकायतन पक्का याद रखना है, इनका एकमात्र महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य 1964 में। लोकायतन 1964, ये अंतिम काव्य रचना मानी जाती है इनकी, और सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था इस पर। नाटक है वो ज्योत्सना अतिमा मान लो आप। छाया है वो उधर तो ये कहानी संग्रह है प्रसाद का तो, लेकिन यहां ये नाटक है। खादी के फूल है वो पंत और बच्चन की सहयोगी रचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1948 में खादी के फूल पंत व बच्चन की सहयोगी रचना है, और इनकी आत्मकथा है वो 60 वर्ष एक रेखांकन। महादेव वर्मा 1907 से 1987, ये देखो आप चांद का संपादन किया, चांद पत्रिका का। और साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना लेखकों की सहायता के लिए की। दूसरा देखो ये इनमें रहस्यवाद पाया जाता है, और ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं, प्रयाग महिला पीठ की प्राचार्य रही। इनका प्रमुख स्वर है वो वीरय और करुणा है, लेकिन रहस्यवाद भी इनमें खूब पाया जाता है। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक हैं। खड़ी बोली की प्रथम कविता का नाम, यानी इनका खड़ी बोली की प्रथम कविता है वो दिया है, दय में ई की मात्रा बड़ी है, दीपक जिसका अर्थ है। काव्य संग्रह पक्के याद रखने, निहार, रश्मि, नीरजा 1930, 1932, 1935 पक्का याद रख लेना, पक्का आएगा। सांदे गीत है वो 1936, जीवन के सांदे काल की रचना है। ठीक है, तो सांदे गीत ये चारों ही है वो यामा में संकलित है, और दीप शिखा है वो संकलित नहीं है 1942 से। फिर देखो इनके संस्मरण और रेखा चित्र है वो वैसे तो आगे दिए हुए हैं, लेकिन अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही
मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखा चित्र है। और निबंध संग्रह वो श्रृंखला की कड़ियां, पक्का याद रखना है। और भारतीय संस्कृति के स्वर। फिर देखो छायावाद के अंदर राम कुमार वर्मा, ये कोई खास नहीं है। चित्ररेखा और ये एकांकी प्रसिद्ध है। बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें। बादल की मृत्यु का प्रकाशन वर्ष याद रखना है 1930, बादल की मृत्यु। रेशमी टाई 1941, टाई लगा ली नहीं हो। शिवाजी बन गयो, शिवाजी। और 4 ऐतिहासिक एकांकी, इनकी एकांकी का नाम है एक्ट्रेस, इनकी एकांकी का नाम है एक्ट्रेस। दीपदान भी है। फिर है उदय शंकर भट्ट, ये इनकी तक्षशिला और मानसिंह, ये एकला चलोरे। उसके बाद में देखो आप आगे आ जाओ, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी याद रखना है, एक भारतीय आत्मा। साहित्य देवता भी इनको कहा जाता है। ये गद्य लेखकों में साहित्य देवता के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्य देवता इनके निबंध संग्रह का नाम है, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और मखनो दादो है, दादो का नाम है मखनलाल, दादो का नाम मिल रहा है आराम से। दादा है वो दद्दा है, गुप्त है वो क्या है, दद्दा। प्रभा का संपादन किया, करमवीर का संपादन किया, जो जबलपुर से पत्र निकलता था। करमवीर, ये पक्का याद रखना है, करमवीर पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रताप का भी कुछ समय के लिए इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी वाला है 1913 में कानपुर से प्रकाशित हुआ साप्ताहिक पत्र, तो इसका भी संपादन किया था 24 में। और फिर देखो इनकी रचनाएं देखो, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रचना पर प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर माता, समर्पण, युगचरण प्रसिद्ध है। वेणुलो गूंजे दरा, ये इनकी काव्य रचनाएं है सारी। बिजली काजल आंजरी, मरण ज्वार। फिर एक कविताएं देखो, पुष्पीय अभिलाषा, पक्का याद रखना है। एक फूल की चाह है, वो सियाराम शरण गुप्त की है, और ये पुष्प की अभिलाषा है। कैदी और कोकिला, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। साहित्य देवता निबंध संग्रह बताए, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये भी निबंध संग्रह है। और इनका प्रसिद्ध नाटक है कृष्ण अर्जुन युद्ध। सियाराम शरण गुप्त, ये भी चिरगांव झांसी के थे। हाँ वो मैं भूल ही गया था, मैथिली शरण गुप्त है वो चिरगांव झांसी के, वो नाम आपको याद रखना है। प्रबंध काव्य देखो, मौर्य विजय, अनाथ, आत्मोत्सर्ग, नकुल, नकुल पर भी इन्होंने लिखा। अन्य काव्य संग्रह दुर्वादल है, आर्द्रा, जो मोहन राकेश की कहानी भी है। इसके बाद में देखो प्रसिद्ध कविताएं देखो, एक फूल की चाह है, ये एक फूल की चाह है, ये अस्पृश्यता से संबंधित है। पुष्प की अभिलाषा है वो तो राष्ट्रभक्ति की है, और ये अस्पृश्यता से संबंधित है। खादी की चादर है, इनके 3 उपन्यास प्रसिद्ध हैं, नारी, गोद, अंतिम आकांक्षा, ये याद रखना है। फिर आगे देखो बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये स्वयं को विश्वाई व अनिकेतन कहते थे। और ये जो है ना प्रसिद्ध कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये इनकी पंक्तियां हैं। कुमकुम इनकी प्रथम कविता संग्रह है। कवासी, ध्यान रखना, कविता संग्रह कवासी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, कवासी। और ये देखिए आप उर्मिला इनकी रचना है। ये खास रचना इनकी ये है, हम विष पाई जन्म के, हम विष पाई जन्म के, ये याद रखना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन। सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये इनकी कविता संग्रह देखो, मुकुल और त्रिधारा है। प्रसिद्ध कविता है वो झांसी की रानी है, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग में बसंत, बिखरे मोती, उन्मादिनी, ये इनके कहानी संग्रह है। सोनलाल द्विवेदी है, ये अहिंसावादी है, बस इनकी राष्ट्रीयता है वो अहिंसात्मक है, ये पक्का याद रखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी और कुणाल है। युग आधार, पूजा गीत है, ये भी इनकी रचना है। फिर देखो जय गांधी नाम से इनकी राष्ट्रीय रचनाओं का प्रकाशन 1956 में हुआ। तो जय गांधी, सोनलाल द्विवेदी। बाल साहित्य में योगदान है, दूध बतासा रही है, ये छोड़। फिर श्याम नारायण पांडे की रचनाएं देखो, रचनाएं याद रखनी है, हल्दी घाटी, 17 सरगन, जोहर, त्रेता के 2 वीर, ये इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर आगे देखो रामधारी सिंह दिनकर है, ये बिहार के थे, मुंगेर बिहार। अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि माना इन्होंने, यानी दूसरे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य रहे थे, इन्हें अनल कवि के नाम से जाना जाता है। अनल मानी आग, क्रांतिकारी कवि थे, राज्यसभा के सदस्य रहे 2 बार। फिर इनकी रचनाएं देखो,
मुक्त काव्य काव्य संग्रह देखो, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामदेनी, तो रेणुका 1935 में है, ये याद रखना है। फिर इनकी जो रचना काल याद रखना है आपको, वो कुरुक्षेत्र का याद रखना है, 7 सर्ग 1946 कुरुक्षेत्र। रश्मि रथी है, इसमें रश्मि रथी किसे कहा गया है? कर्ण को, ये याद रखना है 1952। ये इनका प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र भी महाकाव्य है। उर्वशी है वो खंडकाव्य है, और ये गीति नाट्य है। ये उर्वशी अलग है, वो उर्वशी अलग था। और इसमें उर्वशी पर इनको 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत को 1968 में चिदंबरा पर मिला था। चिदंबरा याद रखना है, चिदंबरा 1938। इसके बाद में देखो इनकी रचनाएं, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, धूप और धुआं। एक इनकी गद्य रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 मिला, संस्कृति के 4 अध्याय। ये 1956 में है, संस्कृति के 4 अध्याय। फिर देखो व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, तो ये हरिवंश राय बच्चन, देखो इनमें ये हालावाद के जनक माने जाते हैं। मदारी की इन्होंने, मदारी जो है उसका पत्रिका का संपादन किया। सही रोमांस के कवि कहे जाते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तीनों का रचनाकाल ध्यान में रखना है। 1935 मधुशाला, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, और हालावाद के ग्रंथ माने जाते हैं तीनों। इसमें आपको ये याद रखना है कि मधुकर्ण नहीं है, मधुकर्ण है वो भगवती चरण वर्मा की है, भगवती चरण वर्मा मधुकर्ण। निशा निमंत्रण है इनका, एकांत संगीत है, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, और 4 खेमे 64 खूंटे, 2 चट्टाने पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर देखो इनकी आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है, क्या बोलूं क्या याद करूं। इसमें प्रकाशन वर्ष सही याद रखना है, 1969। नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 77, 10 द्वार के सोपान तक 85। एक इनकी डायरी लेखन डायरी है, प्रवासी की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी है, वो गजानन मुक्तिबोध की है। फिर है भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा है, इनमें इनकी रचना मधुकर्ण बसी है, याद रख लो। और एक भैंसागाड़ी इनकी प्रसिद्ध कविता है, चली आ रही भैंसागाड़ी। चित्रलेखा इनके उपन्यास प्रसिद्ध है। चित्रलेखा है 3 वर्ष है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, और भूले बिसरे चित्र जो आगे भी आ रहे हैं, आखिरी दांव। इनकी कहानी संग्रह है वो इंस्टॉलमेंट प्रसिद्ध है, इंस्टॉलमेंट। रुपया तुम्हें खा गया ये नाटक है। फिर देखो मांसलवाद के प्रवर्तक हैं वो रामेश्वर शुक्ल अंचल है, मांसलवाद के प्रवर्तक। इनकी रचना मधुलिका और लाल चुन्नर है प्रसिद्ध, ये प्रगतिशील रचना है, विराम चिन्ह भी है। नरेंद्र शर्मा, इनकी रचना याद रख लो, ये मूलतः गीतकार हैं। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्निशस्य। फिर है गोपाल सिंह नेपाली, ये छोड़ दो। उसके बाद में देखो शैलेश जैदी, एक रचना प्रसिद्ध है, अब किसे वनवास दोगे, अब किसे वनवास दोगे, शैलेश जैदी। रामदर्श मिश्र, पक गई धूप, बैरंग बनाम चिट्ठियां, ये इनकी रचनाएं रामदर्श मिश्र की हैं। इसके बाद में प्रगतिवाद आ गया। प्रगतिवाद में देखो मार्क्सवादी या साम्यवादी साहित्य को प्रगतिवाद कहते हैं। और इसमें आपको याद रखना है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने की 1935 में। 36 में पहला अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ, प्रेमचंद ने अध्यक्षता की, ये याद रखना है। फिर इसके बाद में देखो आप प्रगतिवाद की विशेषताएं, तो शोषित एवं शोषक वर्ग की अवधारणा है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है और शोषक के प्रति घृणा है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था है। फिर क्रांति की भावना है, नारी का यथार्थ चित्रण है, ये हो गया। फिर आगे देखो निराला के बारे में कहा गया है ना, छायावाद का सलाह का पुरुष कहा जाता है, ये ऐसे ही बीच में आया हुआ है। फिर आगे देखिए आप प्रगतिवाद में एक आता है कि इसमें ये वर्ग चेतना प्रधान है, इसकी दृष्टि है वो कैसी है, वर्ग चेतना प्रधान। भाषागत में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और संप्रेषणीयता पर बल दिया गया है। फिर आगे देखो प्रगतिवादी साहित्य पर आक्षेप है कि ये आध्यात्मिकता का भाई घास लेटी साहित्य माना जाता है। अब छायावाद में और प्रगतिवाद में थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना है।
देखो छायावाद है, इसमें वैयक्तिक भावना है, प्रगतिवाद में सामाजिक है, एक अंतर। छायावाद में कल्पनाशीलता है और इसमें यथार्थवादिता है। और छायावाद का उद्देश्य वो स्वांतः सुखाय है, जबकि प्रगतिवाद का है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। फिर देखो नागार्जुन, नागार्जुन है ये 1911 में, इनका वास्तविक नाम पक्का याद रखना इस बार, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। हाँ, पहले क्या है कि वैद्य जी इन पर नागा ही होता, जोरामर्दी पकड़ के सुई लगा देता या बहुत कड़वी दवाई देता, तो इसलिए वैद्यनाथ नागार्जुन। और इनको बाबा और ढक्कन, बाबो नागो है, ढक्कन है ही, आधुनिक कबीर कहा जाता है इनको, क्योंकि ये अखड़ है। फिर देखो इनकी रचनाएं देखो, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। फिर आगे देखो पुरानी जूतियों का कोरस, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, पक्का है कटलिया, आपने याद कर रखे हैं सारी, हजार बाहों वाली, बादल को गिरते देखा, ये इनकी कविता है। फसल कविता इनकी प्रगतिवादी रचना की अच्छी कविता है। उपन्यास देखो रतिनाथ की चाची, बाबा बंटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, उग्र तारा, जमनिया बाबा, कुंभिपाक, ये सारे याद रखने। इनको प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। और ये इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, क्योंकि ये बच्चों ये नुक्कड़ पर हांड वोक रहे। फिर अगला देखो केदारनाथ अग्रवाल है, त्र्यंबक वीर राघव आचार्य कहते हैं, इन्हें छायावादोत्तर काल का पंत कहा जाता है। छायावादोत्तर काल, छायावाद के बाद का, नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारन नींद या वो करे, यू की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, अपूर्वा। इनका निबंध संग्रह समय समय पर है, कविता प्रसिद्ध है इनकी, मांझी ने बजाओ बंसी। शिवमंगल सिंह सुमन, ये मिट्टी की बारात रचना याद रख लेना, ये दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत है। प्रसिद्ध काव्य संग्रह इनका 5 खंड में है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला इस पर। मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन। फिर है त्रिलोचन, इनका मूल नाम भी पक्का याद रखना है, वासुदेव सिंह। त्रिलोको और वासुदेव सागे ही रहे, एक ही। शब्दकोश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सोनेट याद रखना बस, ठीक है ना। त्रिलोचन है वो यहाँ को नहीं, सोनो बहुत है त्रिलोचन कन, त्रिलोचन कन बहुत सोनो है। सोनेट की धरती, सोनेट की इनकी प्रसिद्ध रचना है। गुलाब और बुलबुल, सोनेट, मैं उस जनपद का कवि हूं, शब्द। गद्य रचनाएं देखो रोजना मचा, और ये देखो पश्चिम कस्मे देवा इनकी कविता है। रांगेव राघव, ये पिघलते पत्थर, अजय खंडर, ये इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी राजस्थान सानी परिवेश की प्रेम कहानी है गदल, पहले गदल है वो फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार पूछी थी, तो ये रांगे राघव की। उपन्यास है वो कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, घरौंदे, अंधेरे की जुगनू, चारों ही इंपॉर्टेंट है। कब तक पुकारूं ये इनका ग्रामीण अंचल का यानी आंचलिक उपन्यास है। रामविलास शर्मा, ये निराला की साहित्य साधना, जो निराला पर इन्होंने जीवनी लिखी, गुरु मानते थे। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत है, इनमें देखो ग्राम्य इनकी रचना, ये पहले आगे। ताजमहल कविता है वो प्रगतिवादी कविता है इनकी, बाकी सब पहले आगे। फिर है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में प्रयोग सब पर प्रयोग है, प्रयोगों के प्रति आग्रह था, ये पढ़ लेंगे आप। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय हैं। और एक जो प्रपद्यवाद है इसको नकेनवाद भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नकेनवाद में शामिल कौन सा है, तो न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार, न से नरेश कुमार। नकेन है वही प्रपद्यवाद है, और ये परिवर्तन किसने कहा किया, तो नलिन विलोचन शर्मा ने, ठीक है। फिर आगे देखो आप, प्रमुख प्रवृत्तियां, वैयक्तिकता है ही इसमें, बाकी नग्न यथार्थवाद है, अतिशय बौद्धिकता है, नई कविता और इनकी एक शीशी है। फिर अगला देखो तार सप्तक, चारों याद रखने हैं, चारों कवि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ, चारों प्रकाशन भी याद रख लेना। 1943 में तार सप्तक है, इसको ही प्रथम तार सप्तक कहा जाता है। प्रथम कोई शब्द कहीं नहीं आता है, केवल तार सप्तक आए तो आपको प्रथम तार सप्तक ही मानना है। और इसमें 7 कवि जो हैं उनको वरिष्ठता के आधार पर ध्यान में रखना है। आगे सबसे बड़े हैं रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन,
गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण और अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 थे। ठीक है। तार सप्तक, जो दूसरा तार सप्तक है, ये द्वितीय नाम भी नहीं है, इसमें दूसरा नाम है इसका। 1951 में ये शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, हरिनारायण ये व्यास है। तार सप्तक तीसरा है, इसमें प्रताप नारायण त्रिपाठी, 3 नाम ही ज्यादातर, विजय देव नारायण साई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह है, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, कुंवर तीसरी करे, कुंवर नारायण। तार सप्तक चौथा देखो आप है, इसमें अवधेश कुमार के बालकचारी, तो अवधेश कुमार है चौथे में, राजकुमार कुंभजय स्वदेश भारतीय, नंद किशोर आचार्य ये राजस्थान के हैं, सुमन राज्य योगी, तो सुमन राज्य चौथे में है, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये मैं तो पढ़ के ही सुना रहा हूं आपको, वैसे ये आपको पता है पहले। और फिर है अज्ञेय, तो अज्ञेय है वो हमारे जोधपुर में विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे अज्ञेय। ठीक है। विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, इनके ये बिजली और प्रतीक के संपादक रहे हैं। इन्हें प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है, ये वेष्टि चेतना के कवि कहे जाते हैं। इनकी रचना देखो, इतियलम, भग्नदूत, हरि घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी में बावरा अहेरी सूर्य को कहा गया है, अरि वो करुणा प्रभा में, आंगन के पारद्वार, ये सारा है। चर्चित कविताएं इनके असाध्य वीणा, सांप, ये चर्चित हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नावों में कितनी बार, 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। असाध्य वीणा है वो इनकी लंबी कविता है, तो ये ध्यान में रखना है। आंगन के पारद्वार है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर मुक्तिबोध है, तो मुक्तिबोध में देखो ये फैंटेसी के कवि कहे जाते हैं। एक साहित्यिक की डायरी, इनकी निबंध संग्रह यानी रचना के रूप में, गद्य रचना है, सतह से उठता आदमी है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये समीक्षात्मक निबंध है, कला का तीसरा बाण है, कहानी संग्रह इनका काठ का सपना है, तार सप्तक, कामायनी एक पुनर्विचार, ये ध्यान में रखना, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है वो मुक्तिबोध का है, कामायनी है वो प्रसाद की, और ये इसमें गिरिजा कुमार माथुर, ये नाश और निर्माण, धूप के दान, मंजीर, मैं वक्त के हूं सामने, भवानी प्रसाद मिश्र, ये भवानी प्रसाद मिश्र इनका गीत फ्रोश याद रखना, और टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, इदम नेमम, धर्मवीर भारती हैं, वो परिमल नामक संस्था के संस्थापक भी कहे जाते हैं, धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, धर्मयुग का, निकष आलोचना ये भी है, लेकिन धर्मयुग याद रखना है। इनकी कविता संग्रह देखो, कनुप्रिया, राधा कृष्ण का प्रेम नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया कनुप्रिया में, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, अंधा युग, उपन्यास इंपोर्टेंट है दोनों, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। कहानी संग्रह देखो, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, निबंध संग्रह पश्चंती, कैनी अनकैनी, ठेले पर हिमालय, याद रखना है, ठेले पर हिमालय, और टूटा पहिया इनकी प्रसिद्ध कविता है। फिर है शमशेर बहादुर, ये कवियों के कवि कहे जाते हैं, अज्ञेय ने ऐसा कहा, कवियों के कवि, और मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूं, तो यानी किसने स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब माना, तो शमशेर बहादुर ने। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये 2 याद रखना, चुका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी। फिर नरेश मेहता है, इनकी रचना याद रख लो बस, वनपांखी सुनो, तुम मेरा मौन हो, बोलने दो चीड़ को, अरण्या, अरण्या पर साहित्य अकादमी 1998 का मिला, इन्हें 98। संशय की एक रात प्रसिद्ध है, नरेश मेहता, नरेश वो संशय में ही रहो, संशय की एक रात, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में मिला था। और इनकी कविता ये देखो, ये समय देवता है वो लंबी कविता है, लेकिन गिरिजा कुमार माथुर की भी है ये समय देवता, चलो ये आप छोड़ देना एक बार। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय देखो, काव्य संग्रह, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, ये लोग है, लोग भूल गए हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियां, बांस का पुल, खूंटियों पर टंगे लोग, उपन्यास है इनका सोया हुआ जल, और बकरी नाटक है वो इनका प्रसिद्ध है,
फिर देखो कुंवर नारायण, इनका चक्रव्यूह याद रखना है, कोई दूसरा नहीं इन दिनों आत्मजयी। आत्मजयी है वो प्रबंधात्मक रचना है, 2005 में ज्ञानपीठ मिला ही कुंवर नारायण को। और फिर देखो नई कविता, तो निराला इसके प्रेरक बने, पुरोधा निराला है, लेकिन नई कविता के प्रवर्तक जगदीश प्रसाद गुप्त को माना जाता है। ठीक है। फिर देखो धर्मवीर भारती ने देहवाद व रुचिवाद का, और नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। ये कविताएं ना निकष, प्रतीक, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण, ये नई कविता से संबंधित है, इनको बढ़ावा देने वाली है। इसमें नवीनता है, समसामयिकता और क्षणवाद है, आस्था और अनास्था का द्वंद्व है। ये पक्का याद रखना है, लघु मानव इसका केंद्र है। ये दो विजय देवनारायण शाही है ना, उन्होंने नायक के 3 रूप माने, छायावाद में तो महामानव माना, प्रयोगवाद में शोषित मानव माना, नई कविता में लघु मानव माना। अपने पास क्या है कि समय की कमी है, इसलिए इतनी जल्दबाजी करनी पड़ रही है। ये जरूरी भी है परीक्षा के समय, आपका रिवीजन भी हो जाए। शैलीगत विशेषताएं ये छोड़ दो सारे। केदारनाथ सिंह है, देखो जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, बाग इनकी लंबी कविता है, अकाल में सारस, टोल्स्टॉय और साइकिल। फिर आगे देखो निबंध संग्रह मेरे समय के शब्द। फिर श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा की ये रचना देखो, काव्य रचना मगध, दीनारंभ, मायादर, जलसागर, भटका मेघ। इनका कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है, झाड़ी संवाद, यात्रा वृत्तांत, अपोलो रथई। दुष्यंत कुमार देखो सूर्य का स्वागत, साय में धूप, ये इंपॉर्टेंट है, एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई। फिर है साठोत्री कविता, ये आंदोलन थोड़े से ध्यान में रख लेना, वैसे आंदोलन है वो इस बार अलग से नहीं दिए आपके, तो ज्यादा जोर नहीं देना है। एक कविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी, साठोत्री ललित गुप्त, युत्सवादी है वो शलभ है, अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल है, समकालीन कविता याद रख लेना डॉक्टर विश्वंबर नाथ उपाध्याय। फिर देखो नई कविता है वो जगदीश प्रसाद गुप्त है, अस्वीकृत कविता आंदोलन है वो गिरिजा कुमार माथुर है। समकालीन कविता की प्रवृत्तियां ये छोड़ दो। फिर आगे देखो धूमिल, धूमिल है इनके संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इनकी प्रसिद्ध कविता है मोचीराम, एक है रोटी और संसद। फिर अपनी जगुड़ी आएगी, लीलाधर जगुड़ी, ये धूमिल की भांति विद्रोही कविता के प्रतिनिधि है। शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, घबराए हुए शब्द, जितने लोग उतने प्रेम। चंद्रकांत देवताले, देवताले देखो क्या वो देवताड़ो लाग रहे हो बठे पर, हड्डियों में छिपा जवर है, दीवारों पर खून से, क्यों है? क्योंकि लकड़ बग गया है, वो हंस रहा है। और उजाड़ में संग्रहालय इंपॉर्टेंट है सबसे, इतनी पत्थर रोशनी। जगदीश चतुर्वेदी, इतिहास अंता, इनका ये डूबते इतिहास का गवाह है। बलदेव वंशी, दर्शक दीर्घा से। ऋतुराज ये राजस्थान के, इसलिए याद रखना है आपको। ये रचना भी इनकी इंपॉर्टेंट है, काव्य संग्रह एक मरण धर्मा और अन्य, और पुल पर पानी। कन्यादान इनकी प्रसिद्ध कविता है। मंगलेश डबराल है, तो लालटेन अपली व डबरियो बनेगी, पहाड़ पर लालटेन है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा। उदय प्रकाश का उपन्यास मोहनदास। फिर देखो आलोक धनवाद, दुनिया रोज बनती है। उदय प्रकाश है ना, इनका काव्य संग्रह अबूतर कबूतर, अबूतर कबूतर। फिर है मैत्रेयी पुष्प है इसकी लकीरें। पद्मा सचदेव, मेरी कविता मेरे गीत। फिर देखो नवगीत परंपरा ही कोई खास नहीं, इसमें शंभुनाथ सिंह है वो खास है। इसमें हाइक याद रखना है आपको। हाइक जापानी कविता का 3 पंक्तियों का वर्णिक छंद है, जिसमें 17 वर्ण होते हैं, 5 7 5। हाइक को कवि क्षणिकाएं हिंदी में कहते हैं। ये सत्यभूषण वर्मा याद रखना है। हाइक में जापानी कविता है, बस ये याद रखो। जहां दर्द नीला है, ये शंभुनाथ सिंह का गीत है। और रामदर्श मिश्र है, ये बैरंग बनाम चिट्ठियां। रविंद्र भरमर, सोन मछली मन बसी। फिर देखो गजल में साय में धूप याद रखना है, दुष्यंत कुमार का, साय में धूप, दुष्यंत कुमार।
फिर दलित साहित्य है, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को याद रखोगे। मलखान सिंह है इनका सुनो ब्राह्मण। फिर देखिए हिंदी गद्य उद्भव और विकास, तो यहां तक हमने पद्य पढ़ा। पद्य है वो लगभग हमने पूरा कर लिया है, पद्य का रिवीजन हो गया है। अब आप कमेंट करके बताएं कि ये आगे वाली जो रचनाएं हैं वो भी आपको थोड़ी बहुत इस तरह से ब्रीफ करवा दी जाए, थोड़ा अगर फायदा हो रहा है तब तो फिर क्लास जारी रखी जाए या कल ले लें। हाँ, सभी हैं वो कमेंट करके बता दें, क्योंकि परीक्षा आपकी है और आप सबकी परीक्षा है, वही मेरी परीक्षा है। प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है, हिंदी का पेपर बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा पेपर हिंदी का आने वाला है। क्योंकि अपनी जो रचनाएं हिंदी गद्य उद्भव और विकास, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो वो अपन अभी इसमें करेंगे कि ये पूरा हमें रिवीजन करें, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो कल अपन फिर मिलते हैं हिंदी गद्य उद्भव और विकास के साथ, ठीक है। गद्य की रचनाएं, उपन्यास, नाटक, ये जितनी भी हैं विधाएं हैं, उनके बारे में आपको शॉर्टली बताया जाएगा।